हेलो एवरीवन, दिस इज़ अज़रा शेख एंड आज हम EMRS TGT साइंस टीयर 2 एग्ज़ाम जो आपका 22 मार्च को हुआ था उसको हम यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे। ठीक है, आई नो कि काफ़ी बच्चे इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बता दूँ, क्योंकि हम लोग EMRS TGT साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ वीडियोज़ भी मैंने अपलोड की थी, बट इन बिटवीन एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पहले पेपर, इसका शॉर्ट बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, जिस तरह से हम समझ रहे थे क्वेश्चन को कि 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का होने वाला है। ये बात तो क्लियर थी और ये बात हुई भी है, बट ज़रा चेंजेस क्या आ गए हैं यहाँ पर कि आपके सामने अगर ये क्वेश्चन थे उसके पार्ट्स कर दिए गए हैं। तो इस तरीक़े का क्वेश्चन पेपर आपके सामने था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो भी एक बार इसको ध्यान से देख लें कि आपको बहुत बारीकी के साथ साइंस को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के साइंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक डायग्राम याद किया, इवन कि जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में लाइन्स दी गई थी, उसमें डायग्राम बनाने की जगह भी नहीं थी। कुछ बच्चों ने बहुत छोटे-छोटे डायग्राम्स बनाए हैं, कुछ बच्चों ने बताया है कि वो बहुत छोटे-छोटे डायग्राम्स वहाँ पर बनाकर आए हैं। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 2 मार्क के अंदर, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आपको दिया है। तो इसमें टाइम के अंदर अगर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था, तो जितना आपसे कहा गया था, जितना स्पेस आपको दिया गया था, बस उसी स्पेस में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना था। तो ऑलरेडी ये तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इसका शॉर्ट, हम यहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था। इसकी आंसर बुकलेट आपको मिली थी जिसमें लाइन्स दी गई थी, काफ़ी गैप था लाइन्स में। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का ये क्वेरी थी कि मैम कहाँ लिखना था? हम यहाँ पर लिख कर आ गए, हम यहाँ पर लिख कर आ गए। तो देखिए, वो आपकी हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है। बस लिखा हुआ आपका गुड लुकिंग होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसी पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो ज़्यादा इसमें मेजर जो मार्क्स गेन करने वाली क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद मुझे समझ आया है कि आपका ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहा है वो ऑब्जेक्टिव रहा है। जिन बच्चे ने ऑब्जेक्टिव अच्छे से किया है, वो डेफ़िनेटली इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले अपने डिस्क्रिप्टिव से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 15 क्वेश्चंस के काफ़ी सब पार्ट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द साइज़, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़ 1 सेंटीमीटर इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना था। यहाँ काफ़ी जगह भी थी, इनफ जगह थी कि आप डायग्राम बना सकें। तो सबसे पहले हमें दिया है कि कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर किस तरह से होता है? इस तरह से, ठीक है? कॉनकेव मिरर में आपको क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो u इज़ इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे -15। तो उनके आपको पता है कि डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, हमेशा नेगेटिव जाती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होती है। तो यहाँ पर आपकी कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, मैं इधर मान लेती हूँ, और ऑब्जेक्ट का साइज़ भी दिया है 1 सेंटीमीटर। तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पर A, B। ये ऑब्जेक्ट आपकी 1 सेंटीमीटर की है और ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है? -15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या गिवन है? फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहीं फोकल लेंथ मान लेते हैं। यहाँ पर आपकी एफ आ जाएगा और एफ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर वी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 1/f इज़ इक्वल टू जो मिरर फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u। एफ कितना हो जाएगा? -10। ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इधर साइड में है, कॉनकेव में माइनस होता है। तो यहाँ पर आपका 1/v माइनस 1/15। v की वैल्यू अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो माइनस के 30 आ जाएगा। तो आपको मिला v इज़ इक्वल टू -30। अब यहाँ से हमें देखना है मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो ऑलरेडी आपका आंसर माइनस में है, तो माइनस जो फॉर्मूले का माइनस है उसको तो लगाएंगे ही। -30 हम यहाँ पर लिखेंगे अपने आंसर से। u हमारे पास माइनस में ही होती है, तो हमने -15 लिखा। तो इस तरीके से आपको जो मैग्नीफिकेशन मिला वो -2 मिला, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट की हाइट, नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट तो दी है, इमेज की हाइट। मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? m इज़ इक्वल टू hi, जो इमेज की हाइट होती है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इससे हम निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट की, सॉरी, इमेज की हाइट। m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा h ऑब्जेक्ट। m कितना है आपके पास? -2। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा इमेज की हाइट? 2। तो देखिए, जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो 1 सेंटीमीटर थी
और जो इमेज की हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ मिरर है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, मतलब इससे बड़ी हो जाएगी एनलार्ज। कितनी दूरी पर होगी पहले ये देखते हैं। वी कितना है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितनी थी 15, तो इससे डबल साइड पर, मतलब यहाँ थी इस जगह पर तो इससे डबल इतनी जगह पर हम मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनने वाली है कुछ इस तरह से। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, ये रियल इमेज है और रियल के साथ क्या आता है इन्वर्टेड आता है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑब्जेक्ट बनेगी वो बी टू ए इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये ए टू बी था, यहाँ पर बी टू ए बनेगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे इसको, किस तरीके इसकी इमेज बनी है, इमेज बनी है रियल, ठीक है, इमेज बनी है इन्वर्टेड और इमेज बनी है आपकी मैग्नीफाइड, क्योंकि बहुत बड़ा उसका साइज हमें मिला है, डबल साइज मिला है, तो मैग्नीफाइड एनलार्ज भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का आपको डायग्राम बनाना था, ये छोटी सी कैलकुलेशन वहां पर करनी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड एक्स वाई का फॉर्मेशन करना है, वहां पर एटम एक्स लॉस्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को और एटम वाई गेन कर रहा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम जब भी NaCl दिमाग में लेकर आते हैं हमें पता होता है कि Na एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। ये हमने कितना कॉन्फ़िगरेशन भी किया है, इसके डायग्राम्स भी बनाए हैं। वहां पर फिर हमें प्रेडिक्ट करना है कि जो भी कंपाउंड बना है वो कोई भी कंपाउंड होगा, वो कोई भी कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड होने वाला है। जैसे कि सोडियम के बारे में आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद NaCl बना रहा है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। अब क्या करना है, हमने तो यहाँ पर NaCl माना, आप जो चाहे से मानो जो आपको लगता है, ठीक है। कोई भी आयनिक कंपाउंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आयनिक ही बनेगा, लेकिन उसकी बतानी है आपको 2 प्रॉपर्टीज। एग्जाम में बच्चों अगर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी बता देना। जैसे आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके अलावा उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है। उसके अलावा क्या होता है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मॉल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1 करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक्सप्लेन वाई कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम आपके रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम पहले पोटेशियम से स्टार्ट होती है, फिर मैग्नीशियम आता है, सोडियम मैग्नीशियम। इनके अगर हम ऑक्साइड्स देखें तो अगर मैं सोडियम का ऑक्साइड आपको बताऊं इट इज़ Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, ये बहुत स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं और इन ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन को रिमूव करना कार्बन के लिए आसान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन रिएक्टिविटी सीरीज में इनसे कम होता है, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 2 पार्ट्स गिवन है। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम, वो ट्रेवल करती है 150 मीटर पर सेकंड से और एम्बेड करती है एक स्टेशनरी ब्लॉक के अंदर, वुडन ब्लॉक के, जिसका मास है 2 किलोग्राम। आपको यहाँ बताना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द इम्पैक्ट, के बाद क्या वेलोसिटी होगी और इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप बुलेट का मास निकालोगे m, कितना मास है बुलेट का 20 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 0.02 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर वेलोसिटी देखेंगे इसकी, तो ये हो जाएगी u1 150 मीटर पर सेकेंड, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी। जो मास है ब्लॉक का वो 2 किलोग्राम गिवन है, तो m2 हो जाएगा 2 किलोग्राम और आपको u2, क्योंकि स्टेशनरी ब्लॉक में जाके वो एम्बेड हो जाता है, तो यहाँ पर u2 हो जाएगी 0, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी। तो कितना है m1 आपका 0.02 इंटू 150 प्लस मास 2 है आपके पास 2 किलोग्राम और v u2 आपके पास है 0, यहाँ पर मैं आपको बताया स्टेशनरी है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 को ऐड कर देंगे तो 2 में आपको 0.02 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.02 ऐड करके 2.02 यहाँ पर आपने ऐड किया और फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी v। तो यहाँ पर हम v निकालेंगे, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इन दोनों को 1533 एंड ये हो जाएगा 0.2, तो 3/2.02, ठीक है। इस तरह से या तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड 2 1 ज़ा 1 यहाँ पर आ जाएगा 1.49, तो ये मतलब ऑलमोस्ट इस तरह से लिखेंगे हम 1.49 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगी। तो पहला आंसर आपके पास आ गया 1.49 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। तो पहले आप इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m u स्क्वायर,
ठीक है? U1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनिशियल है, फाइनल में हम V स्क्वायर लेंगे। तो V1, V2 भी कर सकते हैं, इनिशियल के लिए मैंने यहाँ पर U स्क्वायर लिया है। तो 1/2 मास कितना है? इनिशियल में 0.02 और वेलोसिटी है 150। इसका स्क्वायर करेंगे 15, 15 225 और इसको 2 से 2 कैंसल कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास 225 जूल। ठीक है? उसके बाद हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 मास कितना है फाइनल में? 2.02। देखिए फाइनल में हम दोनों मास को ऐड करेंगे, सिर्फ ब्लॉक का मास नहीं लेंगे, दोनों मास, क्योंकि ब्लॉक में जाकर एम्बेड हो चुकी है बुलेट, तो अब ब्लॉक का मास भी ऐड करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी फाइनल आपकी m1 m2 हमने कर लिया। फाइनल वेलोसिटी है आगे आपकी 1.49। ठीक है? 1 पॉइंट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सोल्व किया था ऊपर, तो 1.49 हमारे पास आया था। 1.49 का स्क्वायर करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा कैलकुलेट करके 2.24 जूल। तो ये आपके पास 2.24 जूल के करीब आया है। अब आपको क्या करना है? ये तो आपके पास आई है फाइनल वेलोसिटी, ये आई है इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको यहाँ पर लॉस फाइंड करना है, तो लॉस कितना हो जाएगा? आप जो इनिशियल वेलोसिटी है 225, उसमें से फाइनल माइनस कर देंगे 2.24 और फाइनल आपको आंसर आपको मिलेगा 220.76 जूल। ये आपका लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था और आपको यहाँ पर सोल्व करना था, बस यहाँ पर डिपेंड कर रहा था कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? बाकी यहाँ पर सिर्फ माइनस करना है इनिशियल टू फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इस तरह से वेलोसिटी u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर है या नहीं। तो देखते हैं। 2 स्टोन्स है, उनको वर्टिकली थ्रो किया गया है अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2। अब आपको ये प्रूव करना है कि उनकी जो हाइट्स का रेशियो है रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम जो हाइट है उस पर जब वो पहुंचेंगे तो उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? ऑफ कोर्स जीरो होगी। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद ये जो हमने यहाँ पर लिखी है ये फाइनल वेलोसिटी लिखी है, ठीक है, वो जीरो हो जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे मोशन की? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v तो हम ऑलरेडी जीरो मान चुके हैं, तो यहाँ पर जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh और यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh। सो यहाँ पर h अगर हम देखें तो इट विल बी यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है? इसी तरीके से आप सेकेंड वाले केस में भी निकालेंगे, तो वहाँ पर h1 आपके पास यू स्क्वायर 2g आया, h2 भी आपके पास सेम आ जाएगा, क्योंकि उस केस में भी फाइनल जो आपकी मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो वो भी आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। अगर आपने इसको u1 माना है, इसको u2 मान लेंगे, तो h1 h2 कितना हो जाएगा? u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है? पार्ट बी में अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाइट एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है व्हेन एंड वेयर द स्टोन विल मीट, अगर जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करना है। तो यहाँ पर हाइट कितनी दी गई है? टावर की हाइट दी गई है यहाँ पर 100 मीटर। ठीक है? स्टोन को यहाँ पर स्टोन टॉप मीटर 100 मीटर एट द सेम टाइम, ठीक है, उसको अलाउ किया गया है फॉल फ्रॉम द टॉप। अच्छा, यहाँ से उसको फॉल किया गया है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, क्योंकि वो डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो ये तो हो गया आपका स्टोन 1 का केस। ठीक है? स्टोन 2 के केस में क्या किया है? उसको प्रोजेक्ट किया है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 25 मीटर। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर स्टोन 2 के केस में, और ये जा रहा है अपवर्ड। ठीक है? या तो ऐसे बना दीजिए या इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ जी तो हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हम ये देखते हैं कि स्टोन ने ये दोनों टी टाइम पर मिलने वाले हैं, यही तो हमें फाइंड करना था यहाँ पर कि कब वो मिलेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे टी टाइम पर। ठीक है? एस इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/2 और 10 यहाँ पर हमें गिवन है, टी स्क्वायर हमें पता नहीं, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर। ठीक है? उसके बाद अगर हम डिस्टेंस कवर्ड करें ग्राउंड से, तो दूसरी वाली डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब स्टार्ट जो सेकंड वाला स्टोन है उसके केस में तो हमें u गिवन है, पहले वाले में तो जीरो थी तो हमने ये वाला फॉर्मूला ले लिया। सेकंड वाले में u गिवन है तो 25t
माइनस ये वही तरीके से लिखेंगे 5t²। अब ये दोनों सेम टाइम पर मीट करने वाले हैं तो हम S1 प्लस S2 कर देते हैं, ठीक है। जो S1 स्टोन था, मतलब S यही लिया है हमने इस स्टोन 1 के लिए, स्टोन 2 के लिए, तो हम यहाँ पर S प्लस S कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा 100 मीटर, क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर गिवन है, 100 मीटर हाइट है टावर की। तो ये हो जाएगा आपका 5t² प्लस टोटल 25t माइनस 5t², टोटल 100। तो ये हो जाएगा 25t इज इक्वल टू 100 एंड t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड। तो ये कब मिलने वाले हैं, 4 सेकेंड में ये दोनों मिलने वाले हैं। कहाँ पर मिलने वाले हैं ये भी अभी देखना है। तो कहाँ पर मिलने वाले हैं, आप इस वाले इक्वेशन में इसको रख लो कि किस डिस्टेंस में मिलेंगे। s इज इक्वल टू 25 इंटू टी की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस 5 इंटू 4 4 ज़ा 16, और इसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 400 माइनस 90, और ये आ जाएगा आपके पास, नहीं 80 सॉरी 80, और ये हो जाएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो 20 मीटर के डिस्टेंस पर वो मिलेंगे, 4 सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक बार आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे से वापस से जाकर देखिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस भी मुझे सॉल्व करवाने हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन बड़ा होता है, कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आपको फाइंड करना है द टाइम इट टेक्स टू मैक्सिमम हाइट। यहाँ पर अगर आपने g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, और v इनिशियल वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 गिवन है, और u हो जाएगी यहाँ पर 15 माइनस जी 10, और t आपको फाइंड करना था, तो 15 इज इक्वल टू 10t, और t इज इक्वल टू 15/10 मीन्स 1.5, ये आ जाएगा 1.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन इसका पार्ट बी अगर हम देखें तो यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन। एट व्हाट डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स द फोर्स बिटवीन देम बिकम 75 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानकारी है, एफ क्या होता है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें यहाँ पर फोकस करना है डिस्टेंस पर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल फोर्स आपको 100 न्यूटन गिवन है, ये है 100 न्यूटन। जो नया फोर्स बन रहा है वो 75 न्यूटन है। इनिशियल डिस्टेंस आप हम यहाँ पर r मान सकते हैं, और जो नई डिस्टेंस बनेगी उसको हम r डैश मान सकते हैं, ठीक है। वो हमें फाइंड करके यहाँ पर बतानी है। तो मैं यहाँ पर f 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 75 न्यूटन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे r डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। 75 25 से कट करेंगे, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा r डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो r डैश हो जाएगा, इसको हम रूट से बाहर लेकर आ जाएंगे, तो 2/√3, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करना चाहें, वैसे यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उसके हिसाब से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका आंसर सही है, ठीक है, आप यहीं तक रह सकते हैं, 2/√3r हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको बताना था कि दोनों के भी, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपने ग्रेविटेशन का स्टार्टिंग ही पढ़ लिया तो ये आपको आ जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये सारे रेजिस्टर्स हैं, तो इस तरह से कुछ बैटरी रही होगी, ठीक है, क्योंकि सारे सीरीज में लगे हुए रेजिस्टर्स हैं 5 के 5, और यहाँ पर फिर आप बैटरी वगैरह ऐसे करके कुछ बना देना, ठीक है। ये यहाँ पर इसे वोल्टेज थोड़ा बड़ा करके बना देना था, लेकिन वहाँ स्पेस इतना गिवन नहीं था, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपने सॉल्व किया, बस आपको सॉल्यूशन सही देना था, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 9 ओम रेजिस्टर। एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको, मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके बारे में मैं जानती हूँ जो ये एग्ज़ाम देकर आए हैं, सबका कहना ये है कि जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह से क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, और क्योंकि वो कुछ और एक्सपेक्ट करके गए थे, और हालांकि जिस तरह से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी, टीचर्स ने जो यूट्यूब पर स्पेशली टीचर्स पढ़ा रहे थे वो उस तरह से बताते थे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको बिल्कुल यूपीएससी टाइप एपीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर उस तरह की प्रिपरेशन एकदम 4 मार्क का। किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये डिवाइड करके भी आ सकता है, किसी को ये आइडिया नहीं था कि हमें एनसीईआरटी, मैंने जितनी बार भी आप लोगों को बताया है कमेंट्स में, वीडियोस में, मैं हमेशा कहती थी सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो, सिर्फ एनसीईआरटी पर।
आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। क्यों? एनसीईआरटी के पढ़ने का मतलब ये नहीं आपको रीड करना था, आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। देखिए ये कितना ईज़ी क्वेश्चन है, मैं इसको बताती हूँ। यहाँ पर है आपके पास कि बैटरी में 9 वोल्ट का 9 वोल्ट लगा हुआ है और वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये सारे उसके रजिस्टर्स हैं। अब आपको बताना है 9 ओम का जो रजिस्टर है, ये वाला जो 9 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें कितना करंट करंट फ्लो होगा। अगर आप लोगों को ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पता है कि जब सीरीज़ में हम रेज़िस्टर्स लगाते हैं, तो सारे के सारे रेज़िस्टर्स में सेम करंट फ्लो होता है। तो हमने करना कुछ नहीं है, पहले तो ये सीरीज़ वाला निकाल देना है। कैसे आएगा? आर इक्विवेलेंट हम सीरीज़ में जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ दो 0.4, 0.6 ये 1 हो जाएगा, 0.8, 1.2 ये दोनों मिलके 2 हो जाएँगे और ये 9 तो कितना हो गया आपके पास टोटल 12 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया 12 ओम। अब कितना वोल्टेज आपको दिया है V इज इक्वल टू 9 क्या करेंगे आप ओम्स लॉ लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर और I हो जाएगा V बाई आर। V है यहाँ पर आपके पास 9 और R है 12 टोटल तो 12 आए तो ये हो जाएगा 0.75 एम्पियर। अब देखिए यही 0.75 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा, यही इसमें फ्लो करेगा, ये क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में सेम ही फ्लो करता है, तो बस आपको ये लिख देना था। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। 500 वोट का अगर आप मिक्सर ग्राइंडर को ऑपरेट कर रहे हैं 5 मिनट के लिए, या फिर आप 250 वॉट का टीवी ऑपरेट कर रहे हैं हाफ एन आवर के लिए। तो यहाँ पर आपको जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला लगाना है पावर इंटू टाइम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी निकालेंगे मिक्सर ग्राइंडर की, कितनी है वहाँ पर पावर दी है 500 वॉट, ये वॉट पावर का ही मतलब यूनिट होती है। टाइम कितने टाइम हमने उसको चलाया 5 मिनट के लिए, तो 5 को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 इंटू 60 तो 5 5 25 25 6 ये आपके पास हो जाएगा 150 1500 और फिर ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 150,000, इसको हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 1,50,000, ठीक है 1,50,000 जूल हो गया। अब दूसरी एनर्जी निकालते हैं, किसकी एनर्जी निकालेंगे दूसरी, यहाँ पर हम टीवी सेट की। टीवी सेट में वही सेम फॉर्मूला 250 वहाँ पर पावर गिवन है और 30 मिनट्स गिवन है, मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 4500 यानी कि 4,50,000। तो किसकी कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, ऑफ कोर्स टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से आप लिख देंगे एनर्जी को कंपेयर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी, टू लैम्प्स वन ऑफ 100 watt and other 50 watt rating are connected in series with a 220 volt AC. What is the power consumed by the circuit? कैलकुलेट करनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए पावर की रेटिंग, जैसा अभी मैंने आपको बताई थी 100 वॉट यहाँ पर दी है और दूसरी दी है 50 वॉट, ठीक है। वोल्टेज कॉमन है यहाँ पर 220 वोल्ट। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, या फिर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो इसी को ऐसे कर लेंगे आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी और वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर 220 का स्क्वायर करेंगे, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी कितना है यहाँ पर 100 और ये हो जाएगा आपके पास 968 ओम। तो आर आपको मिल गया 968 ओम। अब नेक्स्ट केस में हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस उनका देखना है क्योंकि हमने उनको सीरीज में लगाया है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो 968 ओम प्लस यहाँ पर सेकंड वाले केस में भी आपको पावर निकालनी थी, तो सेकंड वाले केस में अगर आप रेजिस्टेंस निकालते पावर से तो 220 वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 100 तो हम निकाल चुके हैं, 50 वाला भी फाइंड कर लेते हैं, तो 50 वाला आपके पास हो जाएगा 484 ओम। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है 484 ओम को, ठीक है, दोनों मिलके आपके पास हो जाएंगे 1452 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई, तो टोटल पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी तो आपके पास वही कॉमन था 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है 1452, ये आ जाएगी पावर आपके पास 33.3 वॉट। तो टोटल पावर जो कंज्यूम हुई है वो है 33.3 वॉट।
कैसे किया हमने? पहले हमने देखा कि 2 लैंप है, एक 100 वॉट का है, दूसरा 50 वॉट का है। पहले हमने उनका रेजिस्टेंस फाइंड करा पी आर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी के फॉर्मूले से। उसके बाद हमने R1 R2 फाइंड कर लिया। R1 R2 क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं तो हमने उनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोबारा से हमने पावर कंज्यूम निकाली क्योंकि ऐड होने के बाद रेजिस्टेंस अलग हो गया। अब हमने दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करने के बाद यहाँ पर पावर फाइंड करी और पावर हमें मिल गई 33.3 वॉट। तो इससे हमें मालूम पड़ा कि इतनी पावर वहाँ पर कंज्यूम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। चलिए, नहीं हाँ, हो गया कंप्लीट। केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। अब जिन बच्चों को फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है, मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स डिफ़िकल्ट लगती है, सो जितने बच्चों को मैं जानती हूँ उनके अकॉर्डिंग, सो यहाँ पर अब हम केमिस्ट्री का पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज़ ऑफ कपल ऑफ राइस ग्रेन, इतना हमने सोडियम लिया है और उसको ड्रॉप कर दिया एब्सोल्यूट अल्कोहल में। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख के दिखा दो, ठीक है? तो पहले सोडियम के साथ अगर कभी भी आप अल्कोहल को मिक्स करोगे तो इथोक्साइड ही बनता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। मैं रिएक्शन आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपके पास है C2H5OH, ये है एब्सोल्यूट अल्कोहल और इसमें हमने लिया है सोडियम, ठीक है? तो रिएक्शन आपकी बनेगी C2H5ONA। सोडियम इथोक्साइड तो आपको बनाना है, उसके साथ यहाँ पर क्या बच रहा है? हाइड्रोजन गैस बच रही है। बस अब आपको इसको बैलेंस कर देना है। कैसे बैलेंस करेंगे? 2C2H5OH प्लस 2Na, 2H5ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो यहाँ पर आपने रिएक्शन लिख के दे दी, ठीक है? इनके सबके नीचे नाम लिख देना। उसके बाद पूछा है हाउ कैन द गैस इवॉल्व बी टेस्टेड। अब इस गैस को हम कैसे टेस्ट करते हैं? आपने पॉप साउंड के बारे में पढ़ा होगा ना, ये मैंने भी बहुत बार एनसीईआरटी जब पढ़ाई है तब बार बार एक्टिविटी पर मैंने फोकस किया है कि हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से टेस्ट करते हैं। कैंडल लेकर जाएंगे, बर्निंग कैंडल, और वहाँ पर इस तरीके से वो बस्ट होती है तो पॉप साउंड वहाँ पर आती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉप साउंड से हम कर सकते हैं। उसके अलावा आप ये बता भी सकते हैं उसमें, ठीक है? अगर इतना स्पेस आपको गिवन था तो आप लिख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये बर्न होती है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है? टू कन्फर्म हाइड्रोजन। तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज हीटेड एट 443 केल्विन। देखिए, एब्सोल्यूट अल्कोहल को ना अलग अलग टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। 443 काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो ऐसे केस में सारा का सारा पानी निकल जाता है वहाँ से और वो ऐसा कंपाउंड बनाता है जैसे कि आपकी उसके मतलब वाटर को डिहाइड्रेट करने के बाद। मैं इसको बता देती हूँ रिएक्शन को। यहाँ पर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और C2H5OH एब्सोल्यूट अल्कोहल है, C2H5OH प्लस यहाँ पर आपको, अच्छा इसी को हीट किया है, एब्सोल्यूट अल्कोहल को हीट किया है आपने ज़्यादा टेम्परेचर पर 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ लिख भी सकते हैं प्लस में या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की एक्सेस में यहाँ पर आप रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इथीन मिलेगी C2H4 प्लस वाटर यहाँ पर निकल कर बाहर आ जाएगा। मैंने कहा था डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब उसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर बी में इसके आइडेंटिफाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये आपको इथीन यहाँ पर मिल चुकी है C2H4, ये आपका एब्सोल्यूट अल्कोहल है। ये रिएक्शन आपको दिखानी थी, ठीक है? नेक्स्ट, समझ में आ गई ये रिएक्शन आपको? इसकी अलग अलग रिएक्शन जो बच्चे नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना चाहते हैं या जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वैसे DSSB का मैंने आप लोग को एक बार बताया था, ये आपका क्वेश्चन पेपर था। सो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं DSSB में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये वन टाइम एग्जाम होता है, ऐसा नहीं है वन डे का एग्जाम है कि आपका उसके फ़ौरन बाद ही आपको सोल्व करना है और उसके बाद मेंस देना, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिंपल आपका एक एग्ज़ाम से ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपेयरिंग। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर, इसमें इतना घुमाया है, बस इधर उधर की बातें पूछी, एक ही बात पे डिपेंड कर रहा है। केमिकल रिएक्शन बतानी है बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने की। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है? तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन किसी भी तरीके से बना सकते हैं, NaCl से भी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर NaCl प्लस अमोनिया, ठीक है? और उसमें हम अमोनिया को, इसको यहाँ पर अमोनिएटेड ब्राइन कहते हैं, इसमें वाटर मिला होता है इस तरीके से, प्लस CO2 यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद आपका बन जाएगा NaHCO3
प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो आपकी रिएक्शन हो गई बेकिंग सोडा की। अगर आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बाई पासिंग द CO2 गैस थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन, और यहाँ पर आपने नमक ले लिया। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पार्ट पूछा है इसका कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर कुकिंग के दौरान हम उसको हीट करते हैं, राइट द करस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो, हीट करने से क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, हीट करने से डिकम्पोज हो जाता है और वो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर को फॉर्म करता है। तो ये मैं रिएक्शन हटा रही हूँ, आप सेकेंड वाली रिएक्शन अब यहाँ पर देखेंगे। ये है आपके पास बेकिंग सोडा 2NaHCO3, इसको आपने हीट किया और हीट करने के बाद आपको मिला सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये आपको लिखना था, हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद अच्छा, इसमें ये लिखना है कि CO2 जब हम खाने में डालकर इसको करते हैं तो खाना पफ़ी पफ़ी स्पॉन्जी हो जाता है। तो इस तरीके से CO2 रिलीज़ होने से जैसे ब्रेड में नहीं होता स्पॉन्जी स्पॉन्जी, उस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम पढ़ें क्वेश्चन नंबर सी जो है, हाउ कैन बेकिंग पाउडर बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। अब बेकिंग पाउडर हमें बेकिंग सोडा से ऑब्टेन करना है। तो बेकिंग पाउडर में हम टार्टेरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं। बस यहाँ पर आपको सिंपल ये लिखना है कि हम टार्टेरिक एसिड को, जो इडेबल एसिड होता है, उसको हल्का सा उसको ऐड कर देते हैं और वो बन जाता है। नेक्स्ट है पार्ट डी, व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्सड विद वाटर, राइट द करस्पॉन्डिंग केमिकल रिएक्शन। तो बेकिंग सोडा में आपने पानी मिलाया है, ये है आपके पास बेकिंग सोडा NaHCO3, कभी पानी मिलाकर देखना। ठीक है, जो एसिडिक प्रॉब्लम जिनको होती है वो लोग ऐसा यूज़ करते हैं घर पर। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा Na प्लस प्लस CO2 गैस बाहर रिलीज होती है प्लस H2O। ठीक है, इससे NaOH वगैरह ये सब भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हाइड्रोजन जो ये आया है, ये टार्टेरिक एसिड से यहाँ पर निकल कर आया है। तो CO2 गैस आपका जो कि एक्स वो सब आपने पढ़ लिया है, फाइनली ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन हाउ वैलेंसी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन। किस तरह से वेरी करती है? तो देखिए, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी पहले क्या होती है आपकी, बढ़ती है, पहले इंक्रीज होती है, 1 से 4 तक इंक्रीज होती है और उसके बाद डिक्रीज होती है, 4 to 0 डिक्रीज होती है। जैसे आपको पता है कि लिथियम, और उसके बाद आता है सोडियम, कहाँ से करते हैं हम, पोटेशियम, लिथियम, फिर पार्ट सी देखिए इसका, हाउ कैन बेकिंग पाउडर बी ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। सो बस आपको बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड यूज़ करना है, उससे आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्सड विद वाटर। तो बेकिंग पाउडर है आपके पास NaHCO3, इसमें अगर आपने वाटर मिला दिया तो ये आपके पास बन जाएगा NaOH प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन हाउ वैलेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स वेरी ऑन, किस तरीके से वेरी करती है। यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर अलोंग अ पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, इस तरीके से आपकी कुछ पीरियोडिक टेबल होती है। यहाँ पर आपके पास होता है हाइड्रोजन वाला और यहाँ पर होता है हीलियम। ठीक है, ये कैसे इंक्रीज होती है, पहले इंक्रीज होती है 1 to 4 और उसके बाद डिक्रीज होती है 4 to 0। यहाँ पर आपके पास ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम और फ्रेंशियम, इस तरह से होता है ना पूरा। फिर यहाँ पर आपके पास दूसरा ग्रुप आ जाता है BE, LI से शुरू होता है, यहाँ पर BE, MgCa, SrBa, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 13 ग्रुप, यहाँ पर ये सारा बीच में हम छोड़ देते हैं, P ग्रुप आ जाता है, इसको P ब्लॉक। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 में शुरू हो जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और ये इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर फिर कार्बन आ जाता है, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 होता है, इधर 1, फिर इधर 2 हो जाता है, फिर इधर 3 हो जाता है, फिर इधर 4 हो जाता है, और लास्ट में हम जाएंगे 4 के बाद तो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले इंक्रीज होगा फिर उसके बाद डिक्रीज होगा। सो फर्स्ट में हमने देखा कि वैलेंसी लेफ्ट टू राइट कैसे हो रही है, 1 to 4 बढ़ रही है, फिर 4 to 0 घट रही है। उसके बाद अगर हम देखें डाउन ग्रुप क्या हो रही है, तो वैलेंसी डाउन ग्रुप कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, LINA RBCSFR। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें एलिमेंट्स की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये डिक्रीज हो जाती है, लेकिन डाउन ग्रुप जाते हैं तो ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। राइट वन टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं BR2 वाटर टेस्ट, जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ पर हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं ब्रोमीन वाटर की हाइड्रोकार्बन में। देखो क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं तो वहाँ पर वो डिकलराइज कर देते हैं ब्रोमीन वाटर को, जबकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो डिकलराइज नहीं कर पाते। आप रीज़न बता सकते हो? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो Br2 वाटर को डिकलराइज कर देंगे। जबकि सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड नहीं होता तो वो डिकलराइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमारा सिंपल सा एक आंसर था कि हम Br2 वाटर से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है, वाई डज यूजिंग एल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल मेकिंग अ क्लीनर फ्यूल। जो क्लीनर फ्यूल बनाने के लिए हम एल्कोहल को एक एडिटिव की तरह क्यों यूज़ करते हैं? आपको पता है कि एल्कोहल इथेनॉल, बेसिकली इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल में आपके पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा कंप्लीट कंबशन होने के चांसेस होते हैं। कंप्लीट कंबशन होता है तो स्मोक नहीं होता, तो उससे क्लीनर फ्यूल कहलाया जाएगा। लेस कार्बन मोनोक्साइड, कम कार्बन मोनोक्साइड वो यूज़ करते हैं। कार्बन मोनोक्साइड आपको पता है डेंजरस होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है, हमारी हीमोग्लोबिन से भी बाइंड कर लेती है, कार्बोक्सी मिथॉक हीमोग्लोबिन बना लेती है जो नुकसान देती है। तो इससे हार्मफुल एमिशन, पॉल्यूशन ये कम हो जाता है। इसीलिए अल्कोहल की जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम क्लीनर फ्यूल कहते हैं। वाई डज वुड बर्न विद अ फ्लेम बट कोल डज नॉट। कोई भी चीज़ फ्लेम से कब बर्न करती है? जब उसके अंदर कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है, कुछ ऐसी गैसेस होंगी जो बर्न करने से बाहर आएंगी। कोल में ऐसा नहीं होता, तो कोल बर्न नहीं करता फ्लेम के साथ, सिंपल। उसके बाद आते हैं, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ विनेगर। विनेगर की केमिकल कंपोजिशन होती है, देखिए विनेगर एक्चुअल में एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड, विनेगर कहते तो हम सेम है, लेकिन जब हम विनेगर की बात करते हैं जो हम यूज़ करते हैं घर पर सिरका, तो उसमें हम 5 से 8% एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूट होता है और बाकी सारा पानी होता है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक एसिड को हम विनेगर नहीं कहेंगे, डाइल्यूट फॉर्म होती है एसिडिक एसिड की। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? आपका प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है, पिकल्स में यूज़ होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। राइट टू डिफरेंस। अब आया है बायो वाला पार्ट। अब बायो के जो स्टूडेंट है वो इसको देखकर खुश हो जाएंगे, अच्छा करके आए हैं बायोलॉजी में बच्चे ज़्यादा। तो एम्फीबियंस और रेप्टिलिया के बीच में डिफरेंस बताना है। देखिए एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं, लैंड पर भी रहते हैं, जबकि रेप्टिलियंस ये लैंड पर, मेनली जो लैंड पर रहते हैं मतलब। उसके बाद अगर हम इनकी स्किन देखें तो एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है, ठीक है, स्मूथ होती है इनकी स्किन, स्केल्स नहीं होते इनके स्किन्स पे। जबकि रेप्टिलियंस की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, कभी लिजर्ड देखना घर में, ठीक है, रफ होती है और स्केल्स होती है उनकी स्किन पर। उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो एम्फीबियंस लंग्स से रिस्पायर करते हैं या फिर स्किन से रिस्पायर करते हैं, दोनों जगह रहते हैं ना, पानी में भी और लैंड पर भी। ये सिर्फ लंग्स से रिस्पायर करते हैं क्योंकि मेनली लैंड पर होते हैं, कुछ पानी में होते हैं लेकिन मेनली लैंड पर। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आप फ्रॉग दे सकते हो एम्फीबियंस के, टोड एग्जाम्पल में दे सकते हो, रेप्टिलियंस में आप लिजर्ड एग्जाम्पल दे सकते हो, स्नेक का एग्जाम्पल दे सकते हो, क्रोकोडाइल का दे सकते हो। उसके बाद हम आते हैं, विच इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एनिमेलिया। एनिमल किंगडम में आपको पता है कि इंसेक्टा ग्रुप जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, सेकंड नंबर पर मोलस्का आता है। राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस ग्रुप। तो दो फीचर इसके क्या हो गए, हमने सबसे शुरू में जब हमने 11th में ये पढ़ा था एनिमल किंगडम, तो वहाँ पर एक बात पढ़ी थी कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं, एक तो उनके 6 पैर होते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमन इस तरीके से वो डिवाइडेड होते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो कि हेड, थोरेक्स, एब्डोमन में डिवाइडेड है। आप लिख सकते हो कि उनके 6 लेग्स होते हैं, हर एक इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा फीचर है। उसके अलावा आप जो फीचर जानना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है कि काइटिन की उनकी स्किन बनी होती है, एक्सोस्केलेटन, विंग्स होते हैं, वो ऑप्शनल है, बाकी बाद में, ये आप लिख सकते हो। ये कंप्लीट हुआ। 12 पर आते हैं, 3 आपको सेल्स बतानी है ब्लड की। तो ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज कहते हैं, ठीक है, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, या फाइट्स करती हैं इन्फेक्शन से। और उसके बाद आपकी होती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ये तो सभी बच्चे ऑफ कोर्स करके आए होंगे। अब उसके बाद आते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। निगेटिव क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। यहाँ पर ना ए एंटीजन होता है, ना बी एंटीजन होता है, कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं, कोई आरएच फैक्टर नहीं होता, नेगेटिव होता है तो आप में उसमें कोई क्लॉटिंग भी नहीं होगी। तो जैसे रिसस मकाक वाला फैक्टर होता है ना, कुछ लोगों, मैक्सिमम लोगों में होता है, लेकिन नेगेटिव वाला जो फैक्टर है रिसस मकाक का वो नहीं होता। तो यूनिवर्सल डोनर आपका ओ नेगेटिव कहलाएगा। ओ पॉजिटिव नहीं लिखना था, ओ भी नहीं लिखना था, ठीक है, ओ नेगेटिव ही लिखना था। रीज़न मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद आते हैं ब्लड क्या टिश्यू है? ऑफ कोर्स टिश्यू है। कौन-सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो बस ये हो गया आंसर। कनेक्टिव टिश्यू के अगर आप चाहें तो और बता सकते हैं कि क्या काम करता है ब्लड? ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाने में, वेस्ट को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। ठीक है? उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, तो यहाँ पर हम देखें स्टैटिड और स्मूथ मसल्स के बीच में आपको 2 डिफरेंस बताने हैं। तो देखिए स्टैटिड मसल्स जो होती हैं उनके अंदर लाइट और डार्क बैंड आपको मिलते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा-सा डायग्राम बना सकते थे, ठीक है? लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं। स्टैटिड मसल जो होती हैं आपकी वॉलंटरी होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से उनसे काम कराते हैं, आपकी बोन से अटैच होती हैं और ये फास्ट भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन इनमें फास्ट होता है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो स्टमक के अंदर होती हैं, मतलब हमारे एब्डोमेन में होती हैं, उनको नो स्ट्रेशन, वो स्मूथ होती हैं एकदम, ठीक है? कोई स्ट्रेशन नहीं होता, तो स्मूथ होती हैं। हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगी। हमने खाना खाना था, खा लिया, अब कैसे डाइजेस्ट होगा, क्या होगा, वो खुद काम करेंगी। हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वॉल में वो पाई जाती हैं, ठीक है? थोड़ी स्लो होती हैं, धीरे-धीरे काम करती हैं और सस्टेन्ड होती हैं, ठीक है? जाइलम फ्लोएम में 2 डिफरेंस बताने हैं। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर जाता है। फ्लोएम बायडायरेक्शनल होता है, ऊपर-नीचे दोनों तरफ चला जाता है। उसके अलावा हाँ, एक चीज़ और, जाइलम जो है वो मैकेनिकल टिश्यू है। जाइलम मैकेनिकल टिश्यू है तो 4-4 कंपोनेंट दोनों में होते हैं, लेकिन इसके 3 कंपोनेंट जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है? और फ्लोएम जो है वो लिविंग टिश्यू है, तो इसके 3 कंपोनेंट लाइव होते हैं और 1 कंपोनेंट डेड होता है जो स्क्लेरन जाइलम स्क्लेरन का सॉरी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा के नाम से। उसके बाद हम आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते थे, ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। राइट वन डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। तो अमीबा में जो फिजन होता है वो बाइनरी फिजन होता है, ठीक है? ये एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिखा हुआ है, हालांकि ये 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में लिखा है बायो की। और प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है? प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन। उसके अलावा इसमें और क्या लिख सकते हैं हम? उम, हाँ, जो अमीबा है आपका, वो 2 इक्वल, अगर इस तरीके से अमीबा है तो 2 इक्वल डॉटर सेल को वो प्रोड्यूस करता है। जबकि प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारी मेनी डॉटर सेल होती हैं। तो बात तो वही है, मल्टीपल फिज़न का मीनिंग ही है वो, बस इस तरीके से आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। मल्टीपल फिज़न मैनी सेल्स, बाइनरी फिज़न 2 सेल्स। क्या होता है जब ओवरी और ओव्यूल फ्लावर्स के अंदर जो होते हैं फर्टिलाइज़ेशन के बाद क्या होता है? ये सारी चीज़ें रटी थी हमने, 6th स्टैंडर्ड से रटते आ रहे हैं। 6th स्टैंडर्ड से मैं ये बात पढ़ा रही हूँ कि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है? और ओव्यूल जो होता है आपका वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इवन जो ओवरी की वॉल होती है चारों तरफ की, जिसको हम फ्रूट वॉल कहते हैं, उसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं, वो सीड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राइट द 2 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स इन द प्लांट। तो लार्ज साइज का जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, वो टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है? जो टर्गर प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है और ये वैक्यूल आपका पानी भी स्टोर करता है, ठीक है? वाटर को स्टोर करता है, सॉल्यूट को स्टोर करता है और ये प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल पर, ताकि सेल जो है आपके वो रिजिडिटी मेंटेन कर सके, रिजिड रहे, अपराइट रहे सेल आपकी। इसके इतने सारे पॉइंट्स हैं, आपको अगर लार्ज साइज़ वैक्यूल के बारे में पता है, आप मल्टीपल पॉइंट्स लिख सकते थे, लेकिन आपसे सिर्फ 2 फंक्शन को बोला है और आपको स्पेस भी इतना ही गिवन था कि आप 2 ही फंक्शंस वहाँ पर लिख सकते थे। अब आपको बताना है, अगर और इसके कोई फंक्शन बताने हैं, तो स्टोरेज वाला फंक्शन बता दो कि वाटर, शुगर, सोल्ट, पिगमेंट, वेस्ट मटेरियल इन सबको स्टोर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्या फ़र्क है? तो ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट आपका कलर्ड होता है। इसमें फंक्शन होता है फैट को स्टोरेज करने का, ठीक है? जैसे कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें। जनरली हम ऑयल की बात करते हैं। ये जो होता है आपका, ये कलर, अरे वो हट गया, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, ठीक है? और यहाँ पर कुछ पिगमेंट स्टोर होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स का कलर ये प्रोवाइड करता है, फ्लावर्स का कलर ये प्रोवाइड करता है और ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है इनको कलर्स प्रोवाइड करके। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टोरेज में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द 2 क्लासेस ऑफ कंपाउंड कॉमनली रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर। तो एस्टर से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसका सही आंसर है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी। विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय बाइल जूस। तो बाइल जूस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फूड डाइजेशन क्या क्या करता है? कंटेन्स एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, नहीं, बाइल जूस से फैट का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का नहीं होता। मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्केलीन। तो बाइल जूस एसिडिक फूड को एल्कलीन कर देता है, ठीक है? हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द, ये तो बिल्कुल सही है। फैट ग्लोब्यूल्स इनको छोड़ के छोटी-छोटी मिसेली में बना देता है। कंटेंट नहीं, एमाइलेज नहीं होता,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पे तो ये काम ही नहीं करता है, फैट पे काम करता है। तो बी और सी यहाँ पर सही होने थे, थर्ड ऑप्शन होता। नेक्स्ट आते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट नाइट्रेट पाउडर। नाइट्रेट पाउडर PbNO3 का होल ट्वाइस, उसको बॉईल किया ट्यूब में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन एसोसिएटेड विद द, इससे तो क्या बनती है PbO प्लस NO2। तो यहाँ पर आपका येलो कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है, और रेडिश ब्राउन गैस यहाँ पर रिलीज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। फिर आते हैं एक मेटल है X, जब हमने उसको थर्माइट रिएक्शन, वो थर्माइट रिएक्शन पर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है। तो थर्माइट रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर उसने जो बी कंपाउंड दिया उसको हमने हीट करा ऑक्सीजन के साथ। व्हाट हैपन्स व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, देखिए सबसे पहले एल्यूमिनियम है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो Al2O3 बना लेता है। आप चाहो तो रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, और ये 2Al2O3 बन गया। ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना यहाँ पर, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका नेचर में एम्फोटेरिक होता है। हालांकि एम्फोटेरिक ZnO भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम थर्माइट रिएक्शन की बात करें तो एल्यूमिनियम लेना ज़्यादा सही होगा। उसके बाद आपको बताना है कि अगर हम इसमें HCl यूज़ कर दें, ठीक है, इसके अंदर अगर हम HCl यूज़ कर दें, Al2O3 में अगर आप HCl को यूज़ कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाता है 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, और उसके बाद यहाँ पर 3H2O, मतलब 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा वाटर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग वाली मेरी लास्ट वीडियो थी, इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी, जब आप लोग EMRS की प्रिपरेशन कर रहे थे एग्ज़ाम की, तब मैंने आपको क्रॉपिंग के बारे में समझाया था। हालांकि उसके बाद में एक एक्सीडेंट की वजह से वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पाई, सो उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, और अगर वो आप लोगों ने देखी थी तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इंटरक्रॉपिंग आपके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, क्या नहीं होता, क्या ट्रू नहीं है। देखिए इंटरक्रॉपिंग होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है पर यूनिट एरिया। सीड्स ऑफ टू क्रॉप्स मिक्सड बिफोर सोइंग, उनको लगाने से पहले हम उनको मिक्स करते हैं, ऐसा नहीं होता। हम उनको इस तरह से लगाते हैं, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, मिक्स नहीं करते। फर्टिलाइजर कैन बी प्लेस्ड एज पर द नीड ऑफ द क्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ आपने कोई सी क्रॉप लगाई है उसको कम फर्टिलाइजर चाहिए, यहाँ जो क्रॉप लगाई है उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर डालते हैं। बोथ क्रॉप्स कैन बी इजीली हार्वेस्टेड सेपरेटली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ज़्यादा फायदा होता है इस बात से फार्मर्स को। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर आपने मिक्स कर दिए तो आप सेपरेटली उनको हार्वेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर है एक्वारेजिया, एक रिएजेंट है दैट इज एबल टू डिसॉल्व प्लेटिनम, ये भी सही है। एक्वारेजिया के बारे में जनरली 12th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपका मतलब 10th लेवल तक का एग्जाम था, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक्वारेजिया आपका होता है HCl, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, तो 3:1 होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट, ये भी सही है। हाँ, इसमें थोड़ी सी क्वेरी ये है इस क्वेश्चन में कि एक्वारेजिया एक रीजेंट है जो प्लेटिनम, गोल्ड इन सबको डिजोल्व तो कर देता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूट, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन वो डिजोल्व कराने की जो एबिलिटी है वो HCl की वजह से होती है या HNO3 की वजह से होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हालांकि पार्ट इसके 3 होते हैं, इसका 1 पार्ट होता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो डिसॉल्व कर पा रहा है प्लेटिनम को, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से कर पा रहा है, ये रीज़न दिया है ना। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन अगर वो इसका आंसर जो मतलब आंसर की आती है, अगर इंसान आंसर अगर बी भी देते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि HNO3 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Two bodies A and B are floating on water in such a way that 9/10 volume of A and 2/3 volume of B is submerged under water। ठीक है, अब उनकी बतानी है आपको डेंसिटीज A एंड B की। तो डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे लिक्विड की डेंसिटी से। ये बॉडी की डेंसिटी, जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हुआ है, और जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, इस तरीके से। तो रो, यहाँ पर डेंसिटी के लिए हम जनरली रो लिखते हैं, रो A इज इक्वल टू रो वाटर, और ये हो जाएगा 9/10, ठीक है। उसके बाद अगर हम बी बॉडी के लिए देखें तो रो बी बॉडी की हो जाएगी 2/3, यहाँ पर रो वाटर, ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर रेशियो डेंसिटीज का। तो रो A डिवाइडेड बाई रो B, 9/10 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 डिवाइडेड बाई 10 × 2, तो ये हो जाएगा 27:20। तो आपका आंसर आएगा 27:20।
फिर है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज ड्रॉन आउट सो दैट द लेंथ इज इंक्रीज। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है। 10th क्लास की बुक आप लोग उठा के देखिए, उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है। सो ये कहीं बाहर से नहीं आया है। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस बताना है, नया रेजिस्टेंस बताना है वायर का। हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप वायर को स्ट्रेंथ करते हैं तो आप सोचिए कि उसकी लेंथ जो है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका एरिया जो है वो तो डिक्रीज होता है। वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी मालूम है। अगर हम देखें तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है। तो नया रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर बताना है। नया रेजिस्टेंस में नई लेंथ होगी तो लेंथ कितनी गुना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 30 ओम है। इसको हम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन से कर लेते हैं। आपके पास होता है ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश। ठीक है, तो ए आपका जो नया एरिया है वो पुराने एरिया का 3 पार्ट कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो, क्योंकि नई लेंथ 3L हो गई, लेंथ हमने बढ़ा दी है, एरिया हमने कम कर दिया है, तो ए डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9 रो एल अपॉन ए। और रो एल अपॉन ए हमारा आर के बराबर है, पहले वाले आर के, तो 9 आर के बराबर हो जाएगा। आर कितना है, 9 30 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 270 ओम। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 270 ओम। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेंथ उसकी, हम उसकी जो लेंथ उसको बढ़ाते हैं तो लेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन एरिया कम हो जाता है, फिर आपको उस रिलेशन से निकालना था। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, which of the following explains the causing of cramps during sudden activity when there is lack of oxygen in our muscles? हमारी मसल्स में जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो तब क्या कंपाउंड बनता है? आपको पता है पायरुविक एसिड बनता है, लेकिन पायरुविक एसिड हमारा रेस्पिरेशन के दौरान बन रहा होता है। बट जब ऑक्सीजन की कमी होती है, एनएरोबिक कंडीशन होती है, तो उस टाइम पर वो पायरुवेट फॉर्मूला होता है 3 कार्बन कंपाउंड, हम उसको पढ़ते हैं C3H4O3, इसको आप पायरुवेट यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, पायरुवेट। और ये आपका NADH की प्रेजेंस में यहाँ पर C3H6O3, इसको आप लैक्टिक एसिड कहते हो, तो लैक्टिक एसिड इसकी वजह से दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट 35.5 unit. What are the percentage of the isotopes 35 Y17 और 37? ये तो आप सिंपल कर लेंगे, पहले वाले का x मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वाले का यहाँ पर x मान लेते हैं, तो एवरेज मास हो जाएगा 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 1 माइनस एक्स, एक 1 से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। टोटल कितना हो, टोटल है आपके पास 35.5 ये है 35x प्लस 37 माइनस 37x, और अगर आप इसमें से माइनस करें तो ये हो जाएगा, इधर लेके जाते हैं इसको 37, तो 35.5 माइनस 37, और इधर हो जाएगा माइनस के 2x, इसमें भी माइनस में निकल कर आएगा, और ये है आपके पास 36.5 और 1.5, और ये है 2x, तो माइनस इसका कैंसिल कर ही देंगे हम, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 7 14, सो 0.75, तो 0.75, दूसरा आपके पास 0.25 आ जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर या 1 में से माइनस कर लीजिए, तो बेसिकली रेशियो आ जाएगा आपका 3:1, क्योंकि हमने ये निकाला था x किसका लिया था 35 का, तो इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास 3:1। ठीक है, अब है नेक्स्ट, कॉपर वेजल्स को जब हम एक्सपोज कर देते हैं, मतलब खुला छोड़ देते हैं एयर में फॉर सम टाइम to get deposited with a greenish layer which gets removed on being rubbed with tamarind. Which of the following statement explains this observation? देखिए, कॉपर को जब भी हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्ट एयर के साथ, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जनरली वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है
CO3, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर कॉपर आप ले लीजिएगा, फिर वाटर ले लीजिएगा और यहाँ पर CO2 प्लस ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है और बन जाता है CuCO3। तो ये जो ग्रीन लेयर बनी है इसको आप पटीना भी कहते हो, ठीक है, ग्रीन लेयर। तो यहाँ पर आप जब टार्टेरिक एसिड को रिएक्ट करते हो तो किससे रिएक्ट करते हो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो। तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है ये आपका बॉटनी से है, जाइलम इज ए कंपोनेंट सॉरी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच कंडक्ट्स वाटर को कंडक्ट करता है जाइलम। इट इज कंपोज्ड ऑफ, जाइलम में क्या क्या होते हैं, तो जाइल कंपोज्ड ऑफ मिनरल सॉल्ट, वाटर, मिनरल सॉल्ट, अच्छा वाटर एंड मिनरल सॉल्ट ये एक जगह आएगा, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो ये सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम में होती है, ट्रेकीड्स हो जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर ट्रेकीड्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने दो तो गिवन है और ये यहाँ पर आप लिख देंगे वेजल्स। वेजल्स को ट्रेकिया भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रेकिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर, what happens when dilute hydrochloric acid is poured in a flask containing piece of copper? So hydrochloric acid HCl, उसको आप piece of copper के साथ रिएक्शन करा रहे हो, सो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई रिएक्शन, क्योंकि अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज का मालूम है, सो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर होता है, ठीक है, कॉपर से। तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, कॉपर कम रिएक्टिव होता है, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर आप पीरियड में जाएंगे इस तरीके से, अगर आप पीरियड में मूव करेंगे, सो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं वो सेम होती हैं। मान लीजिए ये सेकंड पीरियड है तो दो शेल्स होती हैं यहाँ पर के और एल, थर्ड पीरियड है तो तीन शेल होती है के, एल और एम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाती है। एटॉमिक रेडियस कम होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं और एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। तो या तो आपका ये आंसर होगा या फिर ये होगा। दिस इज ड्यू टू एन, अभी मैंने आपको बताया, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू विच जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Question number 15, which among the following pairs of substance share the same chemical formula? सबसे पहले यहाँ पर स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ये बहुत सिंपल है, सब जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बनता कैसे है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स कर देते हैं तो तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कैल ये स्लैग लाइम, क्विक लाइम है आपका, वही जो मैंने अभी आपको बताया, क्विक लाइम CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड ये अलग है, स्लैग लाइम अलग है। क्विक लाइम तो वही सेम हो गया, लाइम स्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पर, लाइम स्टोन मार्बल, ये दोनों सेम होते हैं यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को ही हम लाइम स्टोन, इसी को मार्बल कहते हैं। ये दोनों फिर अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3। Number 16, in humans the brown color of eye capital B dominates over the blue color B. Two parents with black colored eyes have a child with blue eyes. Which of the following represent the most probable genotype of the parent? तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना है कि जो ब्राउन आइज है, ठीक है, ब्राउन आइज वो डोमिनेंट है, तो ब्राउन आइज डोमिनेंट है, कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। और ब्लू आइज जो है आपकी वो रिसेसिव है, उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिसेसिव हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कैपिटल बी की बात करें तो ब्राउन आइज होंगी। अगर यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी की बात करें तो ब्राउन आइज तो होंगी, ठीक है, यहाँ पर भी ब्राउन आइज होंगी, लेकिन यहाँ पर बी डोमिनेट करेगा, बी डोमिनेट होने की वजह से ब्राउन आइज होंगी। स्मॉल बी और स्मॉल बी अगर होता है तो वहाँ पर ब्लू आइज होंगी, ठीक है, क्योंकि वो रिसेसिव है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बोथ पेरेंट्स हैव ब्राउन आइज बट उनका जो चाइल्ड है उसकी ब्लू आइज है। तो बेटा चाइल्ड की अगर ब्लू आइज होंगी तो वहाँ पर स्मॉल बी होना चाहिए, और ये कब होगा, जब बच्चे को एक एक रिसेसिव दोनों पेरेंट से मिला हो, यानी कि दोनों पेरेंट के अंदर स्मॉल बी और स्मॉल बी होना चाहिए। तो इसीलिए आपका जवाब हो जाएगा कैपिटल बी, यहाँ से डोमिनेट रिसेसिव जाएगा और यहाँ से रिसेसिव जाएगा। सो ऑप्शन 3। एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग, बिल्कुल सही बात है, यूटेंसिल्स बनाते हैं हम एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, अगर आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखी हो, मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम के हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम उसके यूटेंसिल्स बनाते हैं, ये बात गलत है।
क्योंकि हम यूटेंसिल्स इसलिए नहीं बनाते कि एल्यूमीनियम हाईली रिएक्टिव होता है, हमें जो खाना हम बना रहे हैं उससे रिएक्शंस नहीं करवानी एल्यूमीनियम की, ठीक है? तो यहाँ पर बात तो दोनों ठीक है, लेकिन इसका रीज़न गलत है। तो ये दोनों ट्रू और नहीं, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका फर्स्ट आंसर होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ जनरेटर। ये यहाँ पर राइट हैंड रूल की बात हो रही है, ठीक है? ये पिक्चर भी मैंने यहाँ पर लगा दी एनसीईआरटी की। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल आपको बताता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। सो ये तो आपका गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड रूल, ये सही है आपका, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर आपका पहला गलत होगा, ठीक है? ये वाला गलत होगा और ये आर सही होगा। सो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट आते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर मिक्स्ड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है? 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके साइंस की, उसका फर्स्ट चैप्टर से ये गिवन है, उसमें गिवन है ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस यहाँ पर इनकरेक्ट होगा? जो वाटर डिकम्पोज हो जाता है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा एज इट इज रहता है, वहाँ पर वाटर अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि H2 और O2 में रिलीज हो जाता है। बबल्स ऑफ गैस विल फॉर्म एट बोथ द एंड, दोनों एंड पर जब हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए थे तो दोनों एंड पर बबल्स मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों एंड पर गैसेस मिलती हैं। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल रिडॉक्स रिएक्शन होती है वहाँ पर, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट एनोड इज ट्वाइस, ये गलत है, ठीक है? एनोड पर ट्वाइस नहीं मिलता, एनोड पर सिंगल मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड एट कैथोड, वहाँ पर ट्वाइस होता है क्योंकि कैथोड पर आपको हाइड्रोजन मिलता है। तो 2H2O2 इस तरीके से। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें तो H2 और O आपका मतलब हाफ हो जाता है इस तरीके से। सो ये आपका गलत हो जाएगा, एनोड पर आपको ट्वाइस नहीं मिलता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 4 इसका इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द कैल्किनेशन, कैल्किनेशन हमने पढ़ा था मेटलर्जी में। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेट्स ओर्स को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21, 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर है, उनको हमने कनेक्ट किया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इस तरीके से उनको हमने बनाया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू रेजिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा इसको इस तरीके से बनाया है, ठीक है? इस तरीके से। तो ये दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट सीरीज में कनेक्टेड हो गए, तो यानी कि R और R सीरीज में कितना हो गया, 2R। अब इस 2R को हम यहाँ पर जब जोड़ेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये 2R और ये वाला R, ये दोनों मिलके हो जाएगा पैरेलल। तो किस तरह से लिखेंगे, 1/2R प्लस, क्योंकि पैरेलल में हम इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे 2R, 1 + 2, ये हो जाएगा 3/2R। लेकिन फिर इसको इक्विवेलेंट इस तरीके से था, R इक्विवेलेंट, इसको आप करेंगे R इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा 2R/3। इसको रिवर्स कर देंगे 2R/3, तो आंसर हो जाएगा आपका 2R/3। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास सरफेस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। तो वेवलेंथ बतानी है आपको रिफ्रैक्टेड लाइट की, तो n इज इक्वल टू हो जाता है लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम। यहाँ पर हमें लैम्डा मीडियम बताना है। लैम्डा मीडियम हो जाएगा आपके पास, जो एयर में है, एयर में कितना गिवन है, 600। सो 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1.5, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 4 60 और 400 नैनोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन 2, 400 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की स्पीड एयर में क्या होती है, हमने साउंड की स्पीड पढ़ी है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैसेस में होती है, ठीक है? उसके अलावा हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से साउंड की स्पीड बढ़ती है और कम हो जाती है। तो हम पढ़ते हैं कि मॉइस्चर में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर है इंक्रीज इन बोथ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ये भी सही है। टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी, मॉइस्चर में भी बढ़ जाती है। सो ऑप्शन 1 ही आपका सही आंसर है। ये साउंड वाला चैप्टर आपका बहुत ईजी है, ये 8th स्टैंडर्ड में भी आपको गिवन है, ठीक है? एनसीईआरटी है 8th स्टैंडर्ड की, उसमें ये गिवन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ वायरल डिसीज। वायरल डिसीज यहाँ पर एड्स है, पोलियो है, जॉन्डिस है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है। टाइफॉइड भी आपका साल्मोनेला टाइफी से होता है, ये भी बैक्टीरिया है। एड्स वायरस से होता है, HIV। पोलियो वायरस, जॉन्डिस और कॉलेरा, कॉलेरा भी आपका विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, स्टील एंड नॉट कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक। स्टील यूज़ करते हैं, नॉट कॉपर, हाँ, क्योंकि कॉपर एक्सपेंसिव होता है तो हम कॉपर यूज़ नहीं करते।
हॉट वाटर टैंक के लिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, नहीं, कॉपर वाटर से रिएक्ट नहीं करता। वेयर इज स्टील डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, स्टील डज नॉट रिएक्ट। स्टील आपका एलॉय होता है, ठीक है, जिसमें हम आपका आयरन और कार्बन मिलाते हैं। सो इसको बेसिकली बनाया जाता है ताकि कोरोड ना हो। हम पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, कोरोड ना हो, बट कोरोजन तो हो जाता है। एटोल लिखा हुआ है ना कि वाटर से कभी रिएक्शन ही नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि थोड़ा कोरोजन तो लग जाता है उस पर भी, तो रिएक्शन तो हो जाती है, तो एटोल तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। सो रीज़न आपका, वैसे रीज़न तो इस हिसाब से भी गलत था, तो रीज़न तो आपका गलत है और असर्शन सही है, तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। A force of 5 Newton changes the velocity of a body from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. How much force is required to bring about the same change in 2.5 second? सो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, और v माइनस यू यानी कि फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 बाई टी है 5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं यहाँ पर फोर्स आपको गिवन है 5 न्यूटन, ठीक है, तो F इज इक्वल टू हम यहाँ पर देखेंगे एम ए, फोर्स आपको पता है 5 न्यूटन गिवन है। एम मास कितना है, मास हमें नहीं पता, इनटू एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 2, तो मास हो जाएगा यहाँ पर 5/2 यानी कि 2.5 किलोग्राम। अब आपको यहाँ पर मास मिल चुका है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अब जो नई सेम चेंज हुआ है ना वेलोसिटी में, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2.5 सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 20 माइनस 10, वही सेम तरीके से, लेकिन यहाँ पर टाइम आपका चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2.5। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2.5, और ये नेक्स्ट एक्सेलरेशन आपका हुआ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करना है, सो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और मास कितना निकाला अभी हमने, मास हमारे पास आया था 2.5, ये रहा यहाँ पर 2.5 किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन हुआ है 4, तो ये टोटल हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया गया है बाय द स्टूडेंट जो एग्जाम यहाँ पर लिख रहे थे, और इनका आंसर भी यहाँ पर सही आया है 10 न्यूटन। तो देखिए कितनी स्टेप्स हैं यहाँ पर, इजी स्टेप्स है। अगर आपको फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पता है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है 10 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। साइटोकाइनिन्स आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है जहाँ पर सेल डिवीजन होता है फ्रूट्स और सीड्स में। साइटोकाइनिन्स ये प्लांट हार्मोन है दैट प्रमोट सेल डिवीजन प्रमोट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। सो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, इस वजह से वो फ्रूट, हाँ ये बात सही है, क्योंकि साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है इसीलिए वो यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की जरूरत है। सो इसका सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट शाउट्स in front of a cliff and hears the refracted sound after 0.08 second. Which of the following can be concluded from the situation given the speed of sound in 340 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम कितना लग रहा है, कितनी मीटर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी बाई 2, और v वेलोसिटी कितनी है 340 गिवन है आपको, टाइम कितना गिवन है 0.08 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 से ये कैंसिल 0.4, 4 4 16 और 4 3 12, और ये 13.6, ठीक है 13.6। और आपको पता है कि इको के लिए कितनी साउंड वो होती है, सेकंड होता है 0.01 सेकंड होता है इको के लिए, और यहाँ पर गिवन है 0.08, तो इको तो हर्ड नहीं होगी, ठीक है, ये तो यहीं से क्लियर हो रहा था कि इको हर्ड नहीं होगी, तो यहाँ से हम क्लियर करके दो आंसर लगा सकते थे कि इको हर्ड नहीं होगी, इको हर्ड नहीं होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा दिया हुआ है आपको। उसके लिए टाइम कितना चाहिए होता है 0.1, ज़्यादा, इससे ज़्यादा या उसके बराबर चाहिए होता है, और 13.6 गिवन है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर, द क्लफ इज 13.6 मीटर अवे बट डिस्टिंक्ट इको इज नॉट हर्ड, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो क्लिफ है, जो पहाड़ी है, वो 13.6 मीटर दूर है, और वहाँ पर इको हर्ड नहीं होगी, क्योंकि साउंड जो वापस आ रही है वो 0.08 सेकेंड में वापस आ रही है, अगर वो 0.01 सेकेंड में वापस आती तो हम उसको मान लेते। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
ऑफ फंगाई, फंगाई में क्या ट्रू है, फंगाई आपके, अगर आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है विटेकर का, तो वहाँ पर 5 किंगडम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है प्रोटिस्टा, फिर सॉरी मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर यहाँ पर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो यहाँ पर अलग अलग बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यहाँ पर कोई प्रोकैरियोट्स नहीं, सब यूकैरियोट्स हैं लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं, यहाँ भी यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स होते हैं, यहाँ पर मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एक यूनिसेलुलर है, यहाँ पर जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर है, सिंगल यीस्ट है यहाँ पर, बाकी अलग अलग चीज़ें हैं, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों पर फीड करते हैं, अपना खाना खुद से नहीं बनाते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये कुछ मतलब कंडीशंस हैं फंगाई की। तो आते हैं यहाँ पर, प्रोकैरियोट तो नहीं होते, यूनिसेलुलर भी नहीं, क्योंकि सारे तो यूनिसेलुलर नहीं होते। अगर ये कहते कि यहाँ पर यीस्ट एक यूनिसेलुलर होता है तब हम कह देते हैं। एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, इनकी सेल वॉल होती है, ये बात सही है। प्लांट जैसी कंडीशन इनमें क्या होती है कि ये सेल वॉल रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेप्टिक अल्सर, एक्ने, काला इजार, स्लीपिंग सिकनेस। तो सही है, बिल्कुल काला इजार आपने लीशमानिया से मिलाया है, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनोसोमा। इसके अकॉर्डिंग देखें ऑप्शन 1 आपका आ रहा है, पेप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इससे आप मिला सकते हैं एकाफोर, ठीक है। एक्ने आपका हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई, ये आपका बैक्टीरिया होता है जो इस तरीके से स्फेरिकल शेप में होते हैं। सो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस कंपाउंड का नाम बताना है। देखिए ये कीटो ग्रुप है यहाँ पर, और कीटो ग्रुप हमेशा 2 कार्बन के बीच में आता है और उसके लिए हम ओ एन लगाते हैं, ओन, ठीक है। कीटो ग्रुप के लिए लास्ट में ओन लगाते हैं, सफिक्स में ओन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप। तो प्रोप इन तो नहीं होगा, प्रोप एनल भी नहीं होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल। कोई भी सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये तो कीटो ग्रुप है, इसके अलावा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोपेनॉल। उसके बाद है यहाँ पर मैच करना है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है, ठीक है। यीस्ट में आपका बडिंग होती है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है और राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। अब ये क्वेश्चन भी आपका रिएक्टिविटी सीरीज से है, डज नॉट टेक प्लेस, क्या नहीं इसमें हो सकता। तो देखिए ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज रखी हुई है। अगर मैं देखूँ ZnSO4 और कैल्शियम, तो देखिए ज़रा कैल्शियम कहाँ पर है और Zn कहाँ पर है। कैल्शियम ऊपर है, कैल्शियम बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जिंक। जिंक कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है। तो कैल्शियम तो इसको हटा सकता है, तो कैल्शियम ने इसको हटा के कर दिया, ये तो रिएक्शन हो गई। फिर आते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में देखते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम नीचे है और कैल्शियम आपका ऊपर है, तो ऐसे में क्या मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है कैल्शियम से, तो क्या कैल्शियम को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। फिर आते हैं FeSO4 और जिंक पर, तो Fe को देखो यहाँ पर कहाँ पर है, Fe यहाँ पर है और जिंक ऊपर है, तो जिंक ऊपर है यानी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक तो हटा सकता है आयरन को, तो जिंक ने आयरन को हटाया, ZnSO4 हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं मैग्नीशियम ऊपर है, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव, हटा देगा कॉपर को, तो ये भी हो जाएगा। तो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर ये आपका गिवन है, वैल्यूज़ मिसिंग है यहाँ पर, ये आपका एटॉमिक नंबर से है, देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। सिंपल है, एक्स है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 13 है, न्यूट्रॉन्स बताने हैं। कैसे निकालते हैं हम न्यूट्रॉन्स, मास नंबर में से हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ZA। तो मास, ये न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए A माइनस Z कर देते हैं, जो भी मास नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 23, 11 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आपको न्यूट्रॉन बताने हैं, तो 35 में 17 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर न्यूट्रॉन गिवन है और मास नंबर भी 40 गिवन है। अब आपको एटॉमिक नंबर बताना है, तो बस उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, जैसे आपने किया था, 40 माइनस x इज इक्वल टू 20, तो ये आपके पास x20 आ जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 12, 18, 20। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिन आपका पैनक्रियाटिक जूस में, और उसके बाद एक्ट्स करता है फैट के ऊपर, एमाइलेज स्टार्च, और ये आपका एक्ट्स करता है शुगर पर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स पर, ठीक है, एमाइलेज। नाउ कौन सा प्लांट आपको यहाँ पर ट्री प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहलाता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस मतलब जो आपके पानी में भी रहते हैं, वाटर में भी, और जो लैंड पर भी रहते हैं। तो ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मतलब टेरिडोफाइट से पहले आते हैं ब्रायोफाइटा, ये आपके पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी होते हैं, तो इनको आप एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज़ यहाँ से बनने शुरू होते हैं, इसके बाद जिम्नोस्पर्म का नंबर आता है जिसमें नेकेड सीड होते हैं, और उसके बाद आपके एंजियोस्पर्म आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
A bullet of mass 9 ग्राम is traveling with a speed velocity 160 मीटर पर सेकेंड. ये स्ट्राइक करती है एक स्टेशनरी ब्लॉक से, comes to rest in 0.4 सेकेंड. Assuming uniform retardation, calculate the distance of penetration of the bullet in the block. तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास आपको गिवन है 9 ग्राम, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 0.009 किलोग्राम. इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है u इज इक्वल टू 160 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो जाकर वहाँ पर रेस्ट में चला गया, स्टेशनरी ब्लॉक से स्ट्राइक करा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया. टाइम यहाँ पर कितना लगा है, 0.04 सेकेंड ये टाइम लगा है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, अभी हमने पहले फाइंड किया था, डिवाइडेड बाई टी. तो 0 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 0.04, तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो निगेटिव साइन आपको क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन आपको बता रहा है रिटार्डेशन. ठीक है, रिटार्डेशन. उसके बाद हम मोशन की दूसरी इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो v तो आपको पता है, 0 का स्क्वायर करके कोई फायदा नहीं है. यू स्क्वायर 160 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, और a कितना आया आपके पास 4000, एक्सलेरेशन 4000. s आपको फाइंड करना है. यहाँ पर अगर आप देखें 16 16, ये 2 5 6 है, ये माइनस में साइन है, तो आप इसको कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेट करना आता है. तो 2560 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इसको इज इक्वल टू कर रही हूँ. ठीक है, सो 8000 s इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25600 डिवाइडेड बाई 8000, और ये हो जाएगा 3.2. ठीक है, तो 3.2 मीटर. तो सही आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 3.2 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. देखिए, आपको कैलकुलेशन समझ में, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन आपकी यूज़ हुई है, पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया है, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में. वहाँ से आपको s मिल गया है, यानी कि डिस्टेंस आपको मिल गई है. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के तमाम तरीके होते हैं. यहाँ पर जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व किया, उन्होंने अलग अलग इक्वेशन यहाँ पर लगाई है, मोशन की इक्वेशन अलग अलग लगाई है, लेकिन आंसर उनका भी यहाँ पर 3.2 आया है. ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है 3.2 मीटर. फिर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror. The image is formed at a distance of 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. क्या मैग्नीफिकेशन होगा? तो पहले जो गिवन वैल्यूज़ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है आपको h नॉट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि निगेटिव साइन है, मतलब जो इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा हम निगेटिव ही लेते हैं. और v यहाँ पर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि इमेज जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में बन रही है, तो इसीलिए हम जो इमेज होता है वो भी पॉजिटिव लेते हैं. अब आपको यहाँ पर पहले मैग्नीफिकेशन देखना है. तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/H0, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आ चुका है, हमने किया था ना, -V/U. तो यहाँ पर हो जाएगा, इमेज की हाइट दी है 10, माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू रख रहे हैं, और ये हो जाएगा -20. तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 0.5. तो ये तो सिंपल है बहुत ज़्यादा. यहाँ पर मैग्नीफिकेशन 0.5 आया और प्लस में आया है. तो देखिए, इन्होंने 0.5 माइनस में भी दिया था, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना है, तो ये प्लस 0.5 आ जाएगा. देखिए, स्टूडेंट ने भी इसी तरीके से किया है, यहाँ पर 0.5 आंसर आ गया. अ पर्सन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स ओनली एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 40 सेंटीमीटर. व्हाट पावर ऑफ लेंस शुड ही बी एडवाइज टू यूज़. तो देखिए, 40 सेंटीमीटर की उनकी ग्रेटर डिस्टेंस है देखने की, यानी कि ये हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन है. हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, इनका नियर पॉइंट जो है वो 40 है, जबकि नॉर्मल नियर पॉइंट कितना होता है, 25 होता है. सो हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस सजेस्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव. तो या तो ये या फिर ये आपका आंसर आना चाहिए. हम लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. यू कितनी है, -25 सेंटीमीटर. तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v है यहाँ पर -40, और u है -25. तो माइनस के साथ दोबारा -25, और f की वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू 3/200. सो f इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 200 डिवाइडेड बाई 3. इसको आप कह सकते हैं 0.667. ठीक है, अब आपको पावर फाइंड करनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू 1/f. f यहाँ पर मीटर में होना चाहिए, अदरवाइज आप 100/f लिखेंगे. तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 1/, मैं डायरेक्ट मीटर में लिख रही हूँ, तो 0.667. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, किस में आएगा, प्लस में. तो प्लस का 1.5 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2. ठीक है, ये गलत होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा.
अब है आपके पास लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का। यहाँ पर कॉलम ए को 2 के साथ मैच करना है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन आपका पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज़ होता है और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो ए तो हो जाएगा 5 से। अब ए 5 से यही आपका आंसर है। अच्छा, ये भी हो सकता है। उसके बाद है थायरोक्सिन, थायरॉइड हार्मोन का, तो यहाँ पर वो गिवन नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एड्रीनेलिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डील करता है और एस्ट्रोजन आपका फीमेल सेक्स हार्मोन है। सो इस लिहाज से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो और ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए।